हेलो फ्रेंड्स, एक नई हिंदी टेस्ट सीरीज के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसमें से हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम्स में या फिर जो आए हैं वो भी सारे हम इसमें से देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो इसमें डाल दिए हैं फ्रेंड्स। और हिंदी का है या फिर जीएस का किसी भी पोर्शन का, चाहे वो जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, या फिर अन्य चीज़ें हो, यूपी स्पेशल हो, सारा कुछ फ्रेंड्स हम उसमें से डाल चुके हैं अपने चैनल में। तो आप जाएं, उस चैनल को देखें और उसमें से क्रम से सारे वीडियोस देखें। अगर क्रम से आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए, इसमें से ये जो प्रश्न हैं, आज के प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें से दो प्रश्नों के लिए, जो इसमें से दो प्रश्न आगे आने वाले हैं उनके लिए निर्देश दिया गया है कि उसमें से कोई भी जैसे प्रश्न है तो ए बी सी डी में उसको बांटा गया है और जिस पोर्शन में त्रुटि है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखिए, पहले प्रश्न में जो चार वो दिए हैं, वाक्य सेट दिए हैं, उसमें से हम देखते हैं। पहला है ए ऑप्शन में, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही। बी, जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो। सी, तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। और डी है, कोई त्रुटि नहीं है। तो फ्रेंड्स, इनमें से कोई त्रुटि नहीं है। अगर इसको हम एक साथ पढ़ें पूरे वाक्य को, कि किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ देकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है, ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब कि कोई त्रुटि इसमें फ्रेंड्स नहीं है। अगला देखते हैं। देखिए, इसमें भी चार वाक्य के जो भाग हैं वो दिए हैं। जैसे इसमें से है पहला, ए पोर्शन में दिया है, पल्स पोलियो से बचाव के लिए बी, शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। सी, सबसे सरलतम उपाय। और डी में दिया है कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये सी वाला वाक्य देखिए आप। तो सी में क्या बता रहा है, लिखा है सबसे सरलतम उपाय। ये क्या है कि इसमें से एरर है ना, इसमें से मिस्टेक है, इसलिए ये त्रुटि रहित, त्रुटि के सहित है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। अब इसमें से देखिए, पहला जो अपना ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, वो दिया है कन्नौजी, दूसरा दिया है मेवाती, तीसरा दिया है बघेली और चौथा दिया है मगही। तो पश्चिमी जो हिंदी है, इसमें से ये जो बोलियां हैं, कौन सी बोली आती है, अगर इसमें हम देखें तो इसमें आती है ये कन्नौजी बोली। ऐसा कैसे? देखिए, जो अपना यूपी का क्षेत्र है, तो यूपी के क्षेत्र में अपने पश्चिम वाले पोर्शन में अगर जाएंगे तो वहां पर ही ये जो कन्नौजी बोली है वो बोली जाती है। तो पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी होगी। लेकिन अगर वहीं हम इसके साथ और भी अगर भाषाएं में देखें, मतलब पश्चिमी क्षेत्र की भाषाओं में अगर देखें, तो जैसे देखिए कन्नौजी हो गया एक, दूसरी भाषा होती है खड़ी बोली, है ना, खड़ी बोली हो गई, ब्रज बोली हो गई, इसके बाद बुंदेली है और कौरवी है। तो ये सारे किसके हैं, ये पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र की हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें कि ये मेवाती क्या है, तो मेवाती फ्रेंड्स राजस्थानी है, ये मतलब राजस्थान की ओर चली जाती है। अगर बघेली देखें तो ये बघेल खंड एरिया में चली जाती है। और बघेल खंड एरिया कहाँ है, मध्य प्रदेश के कुछ जिले जैसे कि रीवा, जबलपुर, मंडला, जो ये वाला क्षेत्र है, तो ये कहाँ का, ये बघेली क्षेत्र का है, या फिर बघेल खंड भी कहते हैं इसको। इसके बाद देखिए, यदि मगही को देखें हम, तो मगही अपनी कहाँ होती है, मगही भोजपुरी भाषा का जो एरिया है ना, इस एरिया का पूरा मगही बोलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि बलिया है, बनारस है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना फ्रेंड्स, वहां पर क्या है, मगही है। तो अगर पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, कन्नौजी बोली वहां पर मिलेगी फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए सही था वहां पर। अब देखिए, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। अतुकांत शैली में ऑप्शन देखिए, कानन कुशलम, ऑप्शन बी है करुणालय, ऑप्शन सी है प्रेम पथिक और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें से फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि इनकी अतुकांत शैली में जो लिखी गई जो कृति है वो है प्रेम पथिक। तो प्रेम पथिक किसमें है, अतुकांत शैली में लिखी गई इनकी रचना है, काव्य रचना है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्तकृत नहीं है? मतलब कि ये जो रचनाएं दी हैं इनमें से मैथिली शरण गुप्त ने कौन सी रचना नहीं लिखी है? ऑप्शन है जयद्रथ, बी ऑप्शन है यशोधरा, सी ऑप्शन है नील देवी और डी ऑप्शन है साकेत। तो इसमें से फ्रेंड्स आप अगर देखेंगे तो मैथिली शरण जो गुप्त की रचना नहीं है वो कौन सी नहीं है? नील देवी नहीं है। नील देवी रचना जो है ये इनकी नहीं है। बाकी देखिए जैसे जयद्रथ है, यशोधरा है, साकेत है, तो ये सारी रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं फ्रेंड्स। अगला देखिए, निम्न विकल्पों में किसके लिए गंगोय शब्द का प्रयोग हुआ है या गंगोय शब्द प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए कर्ण, बी युधिष्ठिर, सी भीष्म और डी है परीक्षित। तो देखिए गंगोय किसको कहा जाता है? भीष्म को, क्योंकि ये गंगा के पुत्र थे। तो गंगा के चूंकि पुत्र थे इसलिए इनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इनको कहा जाता है गंगोय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी है उषा प्रियंवदा, ऑप्शन डी है शैलेश मटियानी। तो अंधा युग फ्रेंड्स किसकी रचना है? ये है फ्रेंड्स धर्मवीर भारती की रचना। अब देखिए ये जो धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग, इसमें क्या किया है उन्होंने कि जो महाभारत है, महाभारत के कंटेक्स्ट को लेके और जो दो विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, तो इन दोनों विश्व युद्धों का आकलन करके उन्होंने अंधा युग नामक जो ये पुस्तक थी इसको उन्होंने क्या किया था? लिखा था। तो ये रचना धर्मवीर भारती की है। अगला प्रश्न देखिए, जो सदा सत्य बोलता है उसकी सदैव प्रशंसा होती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए साधारण वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य और ऑप्शन डी उपवाक्य। तो फ्रेंड्स ये किस तरह का है? देखिए ये है मिश्रित वाक्य। अब यदि हम बात करें फ्रेंड्स मिश्रित वाक्य की, तो मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ में कोई दूसरा उपवाक्य उसके साथ जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे यहाँ पर जो सदा सत्य बोलता है इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? उसकी सदैव प्रशंसा होती है। तो इस प्रकार से ये वाक्य कैसे हैं? मिश्रित वाक्य बन गया। इसके साथ देखिए क्या होता है कि मिश्रित वाक्यों की रचना से मतलब एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से मतलब होती है जिसमें से एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उसका क्या होता है? एक मतलब उपवाक्य होता है एक प्रकार से। तो तब वहां पे जो रचना बनती है वो कैसी होती है? वो मिश्रित वाक्य होती है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्योदय होने पर कौन पक्षी प्रसन्न होता है? अब देखिए ये प्रश्न लगता तो हमें हिंदी का नहीं है फ्रेंड्स, अब कुछ भी हम कहें, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था और पूछा गया था ये लेखपाल भर्ती में पूछा गया था फ्रेंड्स, चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था, तो इसलिए हम इसको रखे हैं। अब देखिए तो इसमें से सूर्योदय होने पर कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? ऑप्शन है ए में देखिए चालक है, बी में है चक्रवाक और सी में है चकोर और डी में है हंस। तो यहाँ पर देखिए जो चक्रवाक है इसका आंसर फ्रेंड्स ये था। अब चूंकि ये प्रश्न आया था देखिए तो इसलिए इसको रखा गया है। अगला देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये जो शब्द देखिए आप मुझे देख रहे हैं ना, इसको बताना है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, वाक्य नहीं सर्वनाम है। तो सर्वनाम बताना है हमें। तो यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसका जो हम आंसर साधारण से अगर बात करें तो ये हो जाएगा ए उत्तम पुरुष। अब ये है कैसे, इसको समझते हैं। यदि आप थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण जानते हो फ्रेंड्स, तो जब आप पुरुषों के बारे में ऐसे पढ़ते हैं वहां पर सर्वनाम पुरुषों में, तो आप पढ़ते हैं सह तौ ते तम युवाम युवम आहम आवाम वयम। इसका अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो सह मतलब होता है वह, तौ मतलब वह दोनों, और फिर सह तौ ते का मतलब होता है वह सब। तो ये मतलब हुआ कि वह दोनों और वह सब। इसके बाद जो दूसरा उसमें आता है तो ये वाला कौन सा है? ये इसको कहते हैं प्रथम पुरुष या फिर अन्य पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष या फिर अन्य पुरुष। इसके बाद में जब दूसरा हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते हैं तुम युवाम युवम, मतलब कि तुम दोनों, तुम सब। ठीक है, तो ये इसके बाद ये आता है। इसके बाद यदि हम उत्तम पुरुष में जाते हैं तब वहां पर क्या होता है? अहम अवाम वयम, मतलब कि मैं, है ना, या हम दोनों और फिर हम सब।
तो यहाँ पर मैं या मुझे ये किस में आया, देखिए उत्तम पुरुष में आया है ना। तो इस प्रकार से ये जो है किस में होगा, उत्तम पुरुष में होगा। तो आप इसको संस्कृत और हिंदी दोनों में से इस प्रकार से समझ सकते हैं। और सिर्फ मुझे को ही नहीं, इसमें जो मैंने देखिए बताया कि वह दोनों वह सब, तुम दोनों तुम सब, या फिर मैं मुझे जो भी आप कहें, या फिर हम दोनों हम सब, तो इन सारी को आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो प्रश्न में अगर कभी किसी भी तरह का पूछा जाए सर्वनाम तो आप उसको आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगला देखिए, अनेकार्थी शब्द अंक के विकल्पों में से कोई एक विकल्प गलत है, उसका चयन कीजिए। मतलब अंक है, उनमें से ये जो समानार्थी शब्द हैं इनमें से कोई एक गलत है। ऑप्शन देखिए क्या है, गोद, हृदय, अध्याय और ब्रह्मा। तो मतलब ये है कि अंक इनमें से किसको नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मा को अंक नहीं कहा जाता है। बाकी देखिए अंक का मतलब गोद होता है, अंक का मतलब हृदय होता है, अंक का मतलब अध्याय होता है। और अंक एक नाटक में भी होता है, अंक अगर हम गिनती वाले अक्षरों में जाएं तो उनमें भी होता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे अंक के समानार्थ, एक प्रकार से ये अनेकार्थी शब्द हैं जो कि अंक है, और अंक के ही इतने अर्थ हो सकते हैं। गोद हो सकता है, हृदय हो सकता है, अध्याय हो सकता है, अंक का एक नाटक हो सकता है, और अंक का जैसे मैंने बताया कि गिनती का एक अक्षर हो सकता है। तो ये सब अंक होते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, जय पराजय में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी में तत्पुरुष है, और ऑप्शन डी में है अव्ययी भाव। तो जय पराजय कौन सा समास है फ्रेंड्स, ये है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, ये सब कैसे समास होते हैं, ये सब द्वंद्व समास होते हैं। तो इसी प्रकार से जय पराजय कैसा समास है, द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा। मतलब कि जो पर्वतीय है ये किसको कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास दिया है, जो पर्वत पर रहने वाला हो। ऑप्शन बी दिया है, जो पर्वत पर उगने वाला हो। ऑप्शन सी दिया है, जो पर्वत पर घूमने वाला हो। ऑप्शन डी दिया है, जो पर्वत पर चढ़ने वाला हो। तो पर्वतीय किसको कहते हैं फ्रेंड्स, पर्वतीय कहते हैं जो पर्वत पे रहने वाला हो, उसे कहते हैं पर्वतीय, अर्थात ऑप्शन ए इसका फ्रेंड्स सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में क्या है, जिसका कोई अंत नहीं होता के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए आदि, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी अनादि, ऑप्शन डी अनंत। तो देखिए जिसका कोई अंत नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं, अर्थात ऑप्शन बी सही है इसका। अगला देखिए, एक लाठी से हाँकना, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन ए में दिया है, अच्छे बुरे का अंतर न करना। ऑप्शन बी है, समान दृष्टि रखना। ऑप्शन सी है, कुछ भी न कर पाना। ऑप्शन डी है, गलत काम करना। तो एक लाठी से हाँकना, इसका जो मुहावरे का जो अर्थ है फ्रेंड्स वो क्या होता है, अच्छे बुरे का अंतर ना करना। मतलब हमें ये ना देखना कि कोई व्यक्ति कैसा है, बस हमें जो बोलना है हम बोलते चले जाएं, जो कहना है कहते चले जाएं, सामने वाला क्या समझ रहा है या किस लायक है ये ना देखना। तो अच्छे बुरे का अंतर ना करना, इसे कहते हैं एक लाठी से हाँकना। अगला देखिए, तरणी का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए सूर, ऑप्शन बी नाव, ऑप्शन सी युति, और ऑप्शन डी है नदी। तो तरणी जो होता है शब्द, ये किसका पर्यायवाची होता है, सूर का। इसके बाद और भी देखिए, रवि, दिनकर, दिवाकर, सूर, सूरज, ये सब किसके होते हैं, ये सूर के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो उनमें से एक तरणी भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संधि का उदाहरण नहीं है। मतलब कि इनमें से जो शब्द हैं, कौन सा शब्द ऐसा है जो बिना संधि का बना हुआ है। नरेश, सम्राट, नरेंद्र और द्रवर्षि। कौन सा शब्द फ्रेंड्स इसमें से है, सम्राट। सम्राट शब्द की संधि विच्छेद उस तरह से नहीं होगी। बाकी नरेंद्र की हो जाएगी, है ना, नरेश की हो जाएगी, नरेंद्र की हो जाएगी, और द्रवर्षि या देव ऋषि, इन सबकी क्या हो जाएगी, संधि विच्छेद इनकी हो जाएगी फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द चुनना है। ऑप्शन ए है चौपाया, ऑप्शन बी चार पाया, ऑप्शन सी चतुष्पद, ऑप्शन डी है चार पैर। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द जो है फ्रेंड्स इसमें वो है देखिए चतुष्पद, चार पैरों वाला।
तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज मतलब वैसे के वैसे ले लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो थोड़ा सा परिवर्तन के साथ लिए गए होते हैं। तो तत्सम शब्द सीधे सीधे संस्कृत से लिए गए शब्द हैं, और इन 4 शब्दों में से चतुष्पद जो शब्द है ये तत्सम शब्द है फ्रेंड्स। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करनी है ना, हमें बताना है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए देखिए, बिजली गरज रही है। ऑप्शन बी, बिजली चमक रही है। ऑप्शन सी दिया है, रात का भोजन अच्छा था। ऑप्शन डी दिया है, आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, अशुद्ध वाक्य। तो बिजली क्या गरजती थोड़े ना है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो पहला ही इसमें वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न थे जो हमने डिस्कस किए, और आप बने रहिए इस चैनल के साथ में, और इसके साथ साथ में जीएस का भी आप लुत्फ उठाइए फ्रेंड्स, उसको क्रम से पढ़िए और अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए फ्रेंड्स। तो समाप्त करते हैं आज का वीडियो यहीं पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।